देखिए, तो 11th क्लास में आप दो बुक पढ़ के आए हो बच्चे यहाँ पे, ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स। और जब हम 12th के अंदर जाते हैं यहाँ पे, तो देखो माइक्रो का तो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर, आपका मैक्रो के अंदर। और इन दोनों का जो डिफरेंस था हमने वो 11th में भी डिस्कस किया था कि सर जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो माइक्रो जो होती है किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को जो स्टडी करती है वो किस लेवल पे करती है बच्चा, इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक है वो करती है एज अ होल, ठीक। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। मैं आपसे कहता हूं कि मेरे को एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस, उसके अंदर क्या प्राइस चल रहा है किसी भी चीज का XYZ। तो मैंने किसको स्टडी करा यहाँ पे, तो बेटा हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि जब हम माइक्रो की बात करते हैं तो इंडिविजुअल स्टडी हुई। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया रिलायंस रिलायंस फ्रेश का। मैंने स्टडी किया कि उस रिलायंस फ्रेश में किसी चीज़ के प्राइस क्या चल रहे हैं। तो मैंने एक इंडिविजुअल कंपनी को स्टडी किया था, तो वो क्या थी सर, यहाँ पे माइक्रो थी, ठीक है। अब मैं अगर इसी चीज़ को मैक्रो लेवल पे पढ़ता हूँ तो मैं बोलूँगा कि रिलायंस फ्रेश जैसी जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, यानी कि ऑल इंडस्ट्रीज, वहां पे किसी चीज़ के कितने प्राइस चल रहे हैं, वो क्या हो जाएगा बेटा, आपका मैक्रो लेवल हो जाएगा। मैं बोलता हूं कि दिल्ली के अंदर पुवर्टी कितनी है, वो मेरा माइक्रो कॉन्सेप्ट है। मैं बोलता हूं कि इंडिया के अंदर पुवर्टी कितनी है, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, मेरा मैक्रो कॉन्सेप्ट है। तो माइक्रो और मैक्रो क्लियर है सबको। अब ना ये तो आपस में मिलती जुलती हैं, और आपको मैं बताऊं 5-7 साल पहले ना माइक्रो और मैक्रो दोनों 12th में ही होती थी। उसके बाद सिलेबस चेंज हुआ CBSE की तरफ से, तो इंटरचेंज हुई थी, 11th में भी बताया था आपको। अब आते हैं स्टैट्स। स्टैट्स का मतलब क्या था, किसी भी इकोनॉमिक प्रॉब्लम को, शॉर्ट में बता रहा हूं, जब आप एक नंबर्स की फॉर्म में स्टडी करते हो तो वो क्या कहलाती है बच्चे, हमारी स्टैट्स कहलाती थी, शॉर्ट में ये है। अब लेकिन बेटा जब हम 12th में आते हैं ना तो स्टैट्स क्या है, बिल्कुल ही खत्म। इसकी जगह आपकी जो बुक आएगी यहाँ पे बेटा, उसका नाम है यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स। अब सर इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है बेटा, वो होता था प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी, ये टोटली क्या है आपका। स्टार्टिंग में इसको मैं बता के चलता हूं बेटा, इंडियन इकोनॉमिक इज काइंड ऑफ अ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कि इंडिया के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिशर्स के बाद से लेके टिल्डा डेट हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंजेस आए, उसके लिए ये किताब बनाई गई है। तो प्रॉपर हिस्ट्री टाइप है, ठीक है। चैप्टर को अगर इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे, मैं पढ़ाऊंगा इंटरेस्ट लेके आपको, ठीक है, तो साथ साथ अगर करोगे तो सबसे ईजी बुक है, क्योंकि अपने आप लिखना है आपने, इसके अंदर कुछ याद नहीं करना, सिर्फ आपको क्लास में सुनना है, समझना है और क्या बताया उसको लिखना है अपने आप, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके चेंजेस आते हैं 11 से किस में आने के अंदर बेटा, 12th के अंदर आने के लिए। ये डिफरेंस समझ आ गया क्या क्या है। चलिए अब दूसरी चीज बेटा हम डिस्कस करते हैं कि यहाँ पे पढ़ाई का मेथड क्या है। मोस्टली जो पुराने बच्चे उनको पता है, नए बच्चों को मैं थोड़ा सा बता देता हूँ 5 मिनट लगा के। देखो बेटा, अब जैसे आपकी क्लास चल रही है, चाहे अकाउंट्स हो चाहे इकोनॉमिक्स हो, यहाँ पे सबसे पहला रूल है कि नो रिटर्न वर्क। नो रिटर्न वर्क का मतलब क्या है, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो आप में से कोई भी कुछ लिखेगा नहीं कॉपी के अंदर। जब मैं पढ़ा रहा हूं उस टाइम पे आपका 100% कंसंट्रेशन कहाँ चाहिए सर, आपका यहाँ पे चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो डिवाइड होता है। आप कभी कॉपी में देखते हो कभी ये, तो मेरे साथ रेस नहीं लगानी किसी ने भी, आराम से आपने बोर्ड पे फोकस करना है समझने के लिए। अब सेकंड क्वेश्चन आएगा, सर जब हम लिखेंगे नहीं तो हमें याद कैसे रहेगा कि आपने कराया क्या था। प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक है। अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये लाइव रिकॉर्ड हो रहा है आपका, वर्ड टू वर्ड, ठीक है। ये रोज इवनिंग के अंदर आपके पास यूट्यूब चैनल पे हैंड टू हैंड आ जाएगा पर डे के हिसाब से, क्लियर। उसमें दो बेनिफिट्स होंगे आपके, क्या, क्लास में मैंने समझाया, हो सकता है किसी को 50% समझ आए, किसी को 80 आए, किसी को 100 आए, सबका IQ लेवल अलग अलग है, सबको अलग अलग तरीके से समझ आएगा, ठीक है। लेकिन जब आपके पास रिकॉर्डिंग आ जाएगी तो आपके पास ऑप्शन है, उसे आप 4 बार देखो, 5 बार देखो, आपके पास क्या है, वो हमेशा के लिए परमानेंट रहेगा। क्लास तक जितना भी है आप उसे क्या करोगे बेटा, राइट डाउन करोगे किसके अंदर, घर पे कॉपी के अंदर, क्लियर। तीसरा आता है बेटा कि जो इकोनॉमिक्स वाला सब्जेक्ट है, इसके सारे के सारे नोट्स ना आपको दो तरीके से प्रोवाइड होंगे। एक फिजिकल नोट्स होंगे और एक होंगे आपके किसके ऊपर, ऐप के ऊपर।
ठीक है। एक फिजिकल नोट्स मैं आपको यहाँ क्लास में प्रोवाइड करूंगा, ऐप के ऊपर आपको भी मिल जाएंगे। फिजिकल नोट जितने भी हैं उसके लिए पहले से रूल बता देता हूँ, एक प्रॉपर एक अच्छा सा फोल्डर ले लेना, ठीक है, और सारे फिजिकल नोट्स उसमें लगाते रहना। आपको लगता है कि सर 12th में काम आने, ऐसा नहीं है। आप लिटरली मानो कि 2007 के बाद 2010 में ग्रेजुएशन करी थी, उस ग्रेजुएशन के नोट से टेक्स्ट पढ़ाता हूँ मैं अभी भी ग्रेजुएशन में। 2010 के नोट से 2025 में पढ़ा रहा हूँ मैं, तो 15 साल से तो मेरे काम आ रहे हैं वो नोट्स। तो नोट्स ऐसे नहीं है कि काम नहीं आते, उनको जितना संभाल के रखोगे उतना ज्यादा बेटर है आपके आगे के लिए। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब ना थोड़ा सा हम बात करते हैं कि सर सिलेबस क्या होता है 12th के अंदर, उसको डिस्कस। तो बेटा बेसिकली लास्ट 20 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक। अब बेसिक 20 ईयर से पढ़ाने का बेनिफिट बच्चों को क्या मिला वो क्लास के बाद पूछना कि उनको क्या शेयर किया था 11th के अंदर। अभी देखो मैं आपको कुछ डिस्कस करता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स आए भी नहीं है। 11th के अंदर रिजल्ट का अगर डिस्कशन करते हैं हम कि भैया रिजल्ट किस तरीके का रहा, ठीक है। केजरीवाल साहब है हमारे बैच में, अकाउंटेंसी में 91, ठीक है। प्रियांशी अभी आई नहीं है, उसके 95 अकाउंटेंसी के अंदर, इकोनॉमिक्स में 97। उसके बाद युगदूत साहब नहीं आए हैं, उनके भी 95 92 के अराउंड है। तो ऐसे बहुत सारे और भी बच्चे 7-8 हैं, अभी मैं लिस्ट बनाऊंगा प्रॉपर शेयर करूंगा आपसे। बेसिकली बेटा वो जो 90 95 97 लेके आए हैं वो भी आपके साथ ही पढ़े थे, आप भी उसी के साथ पढ़े थे। मैंने आपको 11th की स्टार्टिंग में बोला था, 12th की स्टार्टिंग में भी बोल रहा हूँ, मार्क्स का जो डिफरेंस आया ना वो बच्चे की अपनी मेहनत से आया, मेरी मेहनत से नहीं आया। मैंने सब पे इक्वली एफर्ट लगाए थे, जिसने जैसा अपना पर्सनल एफर्ट लगाया उसका रिजल्ट उस तरीके से चेंज होके आ गया। यहाँ तक समझ आई बात? ठीक है। अब बेटा जब हम बात करते हैं ना यहाँ पे, अब आते हैं हम किसके ऊपर, आपके इकोनॉमिक्स के ऊपर। देखिए अब बहुत ध्यान से यहाँ से आपकी क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, बेसिकली अभी तो इंट्रोडक्शन था सिर्फ। जब हम बात करते हैं बेटा इकोनॉमिक्स की, तो इस बार की जो आपकी टोटल इकोनॉमिक्स है ना, ये डिवाइड हुई हुई है बेटा किसके अंदर, 3 पोर्शंस के अंदर डिवाइड है। सबसे पहला आता है बच्चे क्या हमारा यहाँ पे, इंडियन इकोनॉमिक्स आती है। क्या आती है? इंडियन इकोनॉमिक्स। और उसके मार्क्स कितने हैं सर यहाँ पे, 40 मार्क्स की है। देयर आफ्टर क्या आएगी सर हमारी, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगेन ये कितने मार्क्स की आ गई आपकी, 40 मार्क्स। प्रैक्टिकल आ गए आपके कितने मार्क्स के यहाँ पे, 20 मार्क्स। टोटल हो गया आपका क्या, 100। अब ना मैं आपको बताता हूँ कि हम कहते हैं कि हमारे पास टाइम कम है, 11th में भी डिस्कशन हुआ था स्टार्टिंग के अंदर। आज आप अप्रैल में क्लास ले रहे हो बेटा, और आपके मान के चलते हैं कि फरवरी तक का टाइम है आपके पास, तो कितने महीने होते हैं अप्रैल से लेके फरवरी तक, 10 महीने होते हैं टोटल, ठीक है। 10 महीने आपके पास। आप ही से बात करके मैं आपको बताता हूं कि आपको कितना टाइम लगाना होता है किसी भी चीज के लिए। आपका बेटा ये 100% सिलेबस है, ठीक है। इस 100 में से देखना मैं माइनस क्या क्या कर रहा हूं। क्या इस 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल के लिए जो लास्ट ईयर भी आपने करा, आपको पूरे साल मेहनत करनी पड़ी या एंड में जाके आपको एक फाइल बनानी पड़ी? फाइल बनाई ना, पूरे साल तो इसका कोई लेना देना नहीं है आपकी पढ़ाई के अंदर। तो अब बाकी कितने बच जाएंगे सर हमारे, 80 बच गए जी। उसके बाद आते हैं सर 20 मार्क्स के एमसीक्यू। 11th की स्टार्टिंग में भी समझाया था, अब दोबारा समझा रहा हूँ। क्या एमसीक्यू के लिए कोई भी बच्चा ये कहेगा कि सर हमने ना अलग से कुछ एफर्ट लगाए थे जिससे कि हमारी एमसीक्यू की तैयारी हो गई, अलग से एक एक दो दो घंटा दे रहा था मैं बैठ के, या मैं सेपरेटली पढ़ रहा था एमसीक्यू के लिए, ऐसा कुछ करा किसी ने? नहीं करा होगा ना। ये मैंने 11th की स्टार्टिंग में कहा था, ऐसा करना भी नहीं होता, ऑटोमेटिकली एमसीक्यू हो जाते हैं। और आपने जब एग्जाम में अटेम्प्ट करे तो आपको मैंने क्या बोला था, जितना ध्यान से क्लास को सुनोगे उतने इजीली आप एमसीक्यू कर पाओगे, क्योंकि जो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ उसी में से एमसीक्यू वहां पे बन के भी आते हैं। काफी सारे आपने देखे कि पेपर में आए भी क्लास से, ठीक है। तो कंसंट्रेशन क्लास में रखोगे, एमसीक्यू के लिए आपको कोई भी सेपरेट टाइम नहीं लगाना। तो सर 20 मार्क्स हमारे यहाँ से भी गए। अब हमारे पास कितने बच गए सर? सर जबरदस्ती की टेंशन होती है, 40% सिलेबस तो हमारा क्या हो गया, पहली क्लास में खत्म है। अब बचा कितना सर हमारा यहाँ पे, 60% बचा। कितने महीने में कंप्लीट करना है सर मेरे को, 10 महीने में। बेटा बहुत एवरेज बता रहा हूं, देखो 60 मार्क्स 10 मंथ्स, 6 मार्क्स पर मंथ की तैयारी करनी होती है आपको, 6 मार्क्स पर मंथ। लास्ट ईयर आपको याद होगा, जिसको मैंने स्टार्टिंग में पैटर्न बताया था, और बहुत 2-4 ही बच्चे थे, ज्यादा नहीं थे, जिन्होंने उस पैटर्न को फॉलो करा था, और हर महीने उन्होंने 5-5 6-6 मार्क्स अपने कंप्लीट करे, और साल के एंड में वो रिलैक्स भी थे। सर हो गई तैयारी, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी बेटा महीने में क्लासेस कितनी होती हैं, अल्टरनेट के हिसाब से 12 मानते हैं, तो बेटा पर क्लास आपको पता है कितने मार्क्स की तैयारी करनी होती है, सिर्फ 0.5 मार्क्स की। कितनी ज्यादा है? बहुत ज्यादा तो नहीं है, ऐसे सुनने में तो बहुत आसान लग रहा होगा सर आधे मार्क्स की तैयारी एक क्लास में करनी है। एक्चुअल में बेटा इतनी ही तैयारी होती है।
देखो जो 90, 95, 97 वाला बता रहा हूँ ना बेटा, ये वो बच्चा है जिसने ये आधा मार्क्स ना साथ साथ कराया मेरे, और जो 80 में रह गया, 70 में रह गया, ये वो बच्चा है। देखो मैं डिफरेंट बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। 90 प्लस वाले वो हो गए जिन्होंने फॉलो करके इसको कर लिया। उसके बाद एक कैटेगरी आई सर हमारे पास 70 टू 90 वाले। ये मोस्टली वो बच्चे हैं बेटा जो दिसंबर के बाद पढ़ना स्टार्ट करते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 3-4 महीने मेहनत करते हैं, दबा के 70-80 की लाइन में ले आते हैं जाके। ठीक है, उसके बाद 50-60 वाले होते हैं, ये भी एक कैटेगरी है आप में से। वो पता है कौन सी है? जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी में नहीं पढ़ते, वो वन शॉट की वीडियो देखते हैं। कुछ नहीं करना सर, पूरे साल एक यूट्यूबर ढूंढेंगे, फिर वन शॉट ढूंढेंगे, उस वन शॉट को देख के पेपर दे आएंगे, तो 50-60 आ जाते हैं, बहुत है। लेकिन नॉलेज नहीं आती उनको, ठीक है ना, ये डिफरेंस रह जाता है, ये मान के चलना। तो आप सारे 90 भी स्कोर कर सकते हो, ये भी कर सकते हो, ये डिपेंड करेगा कि आप तैयारी किस तरीके से करोगे। यहाँ तक कोई डाउट किसी को समझ आ गया ये सारा? चलिए अब देखो बेटा, आगे जो मैं समझा रहा हूँ ना, ये बेसिकली हम बोर्ड के टाइम पे समझाते हैं, लेकिन आपको अभी स्टार्टिंग में समझा रहा हूँ। देखिए ये ना 12th का बेसिकली ब्लूप्रिंट कहलाता है। ब्लूप्रिंट समझते हो सब क्या होते हैं? मार्किंग स्कीम कह सकते हो आप बेसिकली, ठीक है। मैंने अभी आपको बोला कि हमारा टोटल ना 100 मार्क्स का पेपर आता है। इसमें से बेटा आपकी ना सबसे पहले आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें एक चैप्टर है जो कि 10 मार्क्स का है, जिसको मैं बोलता हूँ नेशनल इनकम। ये चैप्टर मैं अभी आपको बता देता हूँ फर्स्ट क्लास में, ये आपका सबसे एंड में होगा चैप्टर जाके, जब आपके 12th का एंड चल रहा होगा ना, उस टाइम पे हम नेशनल इनकम कर रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है। रीजन आपको मैं बताऊंगा क्लास लेते टाइम कि ऐसा क्यों करा जाता है। उसके बाद इसमें 30 लेक्चर्स लगते हैं। समझ लो कितने लेक्चर लगे? 30 लेक्चर्स। महीने में क्लासेस कितनी है बेटा? 12, 12 दूनी 24, 30 का मतलब कितना होगा? 2.5 महीने। 2.5 महीने तो सीबीएसई कहता है कि लगते हैं इस यूनिट को करने में, और यूनिट है भी ऐसी कि आपके 2 महीने तो ये आराम से ले जाएगी। इसीलिए इसको आखिर के लिए रखा गया, क्योंकि आप भी फ्री, मैं भी फ्री, आराम से बैठ के करते हैं इसको, क्लास में कंप्लीट करा देता हूँ मैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ करिकुलम है आपका बेटा, जो 100 मार्क्स के अंदर क्या हुआ है? डिवाइड हुआ हुआ है। ये है आपकी पूरी की पूरी इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, कि हाँ हमें तैयारी किस तरीके से करनी है। अब हम जो चैप्टर आज की क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, देखिए आपका हम 12th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेटा क्या? इंडियन इकोनॉमिक्स। आपकी फर्स्ट बुक जो है वो क्या है बेटा? यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक्स। पहले ना इंडियन इकोनॉमिक्स समझते हैं थोड़ा सा है क्या। बेटा जो आपकी इंडियन इकोनॉमिक्स है ना, उसको हमने 3 जगह पे डिवाइड किया हुआ है। बहुत ध्यान से इस सेशन को जरूर समझना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। बेटा ईव का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से इवनिंग के लिए वर्ड यूज किया गया, यानी कि सर जिस शाम हमें आजादी मिली। हमें आजादी कब मिली थी? बिल्कुल ठीक है सर, 1947 के अंदर हम क्या हुए थे? यहाँ पे आजाद हुए थे। तो ये ना पूरी की पूरी एक यूनिट है, जिस यूनिट के अंदर हमें क्या समझाया गया है कि ये जो पहला चैप्टर होगा ना आपका, इंडियन इकोनॉमिक्स ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, इसमें 2 चीजें समझाई जाएंगी। क्या? कि सर बिफोर 1947 इंडिया कैसा था, और आफ्टर 1947 इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस आए। हम इसको शॉर्ट में ये कह सकते हैं सर, ब्रिटिशर्स के रूल करने से पहले हम कैसे थे, और ब्रिटिशर्स के रूल करने के बाद हमारी इकोनॉमी में क्या क्या चेंज आया। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा ना सेकंड चैप्टर आएगा, जिसका नाम होगा क्या? यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स। इसको शॉर्ट में समझाता हूँ, 5 ईयर प्लान्स होते क्या है, आप सबको पता है। देखो हमारी गवर्नमेंट कितने टाइम में चेंज होती है? 5 सालों में। यही 5 ईयर प्लान है। क्या? कि गवर्नमेंट 5 साल के लिए आती है, अपनी प्लानिंग करती है कि इस 5 साल के अंदर हमें क्या क्या झूठ बोलने हैं, क्या क्या सच बोलने हैं। देखते हो आप, है ना। तो वो 5 ईयर प्लान्स होते हैं। इस चैप्टर में यही पढ़ाया जाएगा। फिर आता है बेटा इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991। देखो हुआ क्या, हम इस पूरी बुक के अंदर ना 3 चीजें पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। 1947 से पहले इंडिया कैसा था, 1947 के बाद इंडिया कैसा हुआ, फिर एक टाइम पीरियड आएगा बेटा कि 1947 से लेके ना 1991 तक हमारी इकोनॉमी की कंडीशन क्या हो गई थी? बहुत ज्यादा बेकार हो गई थी। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स के अंदर क्या लेके आए गए? न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेके आए गए थे। वो कब लेके आए गए थे? आपके 1991 में। और इसको लाने वाले कौन थे? मैं आपको बताता हूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, ठीक है। इंडिया के अंदर जो एक मेन रोल प्ले करता है कि आज आपकी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड के अंदर यहाँ स्टैंड करती है, उसमें डॉक्टर मनमोहन सिंह का क्या रहा है बेटा? एक बहुत मेजर रोल रहा है। क्योंकि इसी इकोनॉमिक रिफॉर्म के बाद ही क्या हुआ था? आपने एक टर्म सुना होगा छोटी क्लासेस में, जिसका नाम था एलपीजी। एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। ये मैं अभी पढ़ाऊंगा आपको आने वाले चैप्टर में। तो एलपीजी को लाने वाले कौन थे? यहाँ पे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब हम चैप्टर के ऊपर आते हैं बेटा। देखिए यहाँ पे देखिए
क्या नाम है चैप्टर का यहाँ पे? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। इसके अंदर देखो बेटा हमें जो जो चीजें पढ़नी है, कहता है बिफोर द ब्रिटिश एंटर इनटू द इंडिया। मैंने अभी आपको बताया था क्या कि 1947 से पहले जब ब्रिटिशर्स हमारे देश में नहीं थे तो हमारी इकोनॉमी कैसी थी। मैं आपको ना स्टेजेस समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इस चैप्टर को आपने 3 टुकड़ों में बांटना है, यही याद करा के भेजूंगा चैप्टर। पहला 1947 से पहले जब तक ब्रिटिशर्स यहाँ नहीं आए थे तब हम कैसे थे, फिर जब ब्रिटिशर्स हमारे घर आ गए तो हम कैसे हुए, और ब्रिटिशर्स जब चले गए तो हम कैसे हुए। इसको ऐसे समझ लो, अभी आप अपने घर में आराम से रह रहे हो, रिश्तेदारों के आने से पहले कैसे रह रहे थे, रिश्तेदारों के आने के बाद कैसे हुए, और उनके जाने के बाद कैसे हुए, ऐसे ही इनको समझ लेना, ठीक है ना। इसी तरीके से याद कराऊंगा और क्लास के एंड में 10 मिनट आपसे सुना भी जाएगा जो मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। क्लियर? अब देखो क्या लिखा है, कहता है इंडिया वाज अ प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। रिश्तेदारों के आने से पहले आप बहुत खुश थे, आपको अपना पर्सनल रूम मिला हुआ था, यही है ना। तो सेम इंडिया क्या थी बेटा, एक खुशनुमा इकोनॉमी थी जिसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी। आपने सुना भी होगा इंडिया क्या थी बेटा, एक सोने की चिड़िया। हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, वेल्थ की कोई कमी नहीं थी, बहुत ज्यादा पैसा हुआ करता था। एंड इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट यानी आत्मनिर्भर, सेल्फ रिलायंट एंड प्रॉस्पेरस इकोनॉमी। सेल्फ रिलायंट का मतलब होता है बेटा अपने ऊपर भरोसे के ऊपर, यानी किसी के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं हुआ करते थे। इवन जो वर्ल्ड था ना हमारे ऊपर डिपेंडेंट था एक टाइम पे। सारी चीजें कहां से जाती थी, भारत से जाती थी दूसरे देशों के अंदर, ठीक है। फिर आता है बेटा अग्रेन इकोनॉमी। अग्रेन का मतलब समझ लो बेटा, यहाँ पे ना एक टर्म आएगा आपका, ये मैं बताता हूं आपको। वैसे तो इन आंटी को देख के आप समझ गए होगे, फिर भी मैं आपको बताता हूं अग्रेन है क्या। बेटा एग्रेन का मतलब बेसिकली होता है कि जो हमारी इकोनॉमी थी ना ये टोटली डिपेंड करती थी किसके ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। अग्रेन का मतलब होता है इकोनॉमी विच डिपेंड ऑन अ एग्रीकल्चर। कहता है एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड एंगेज्ड अबाउट 2/3 ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। यानी लगभग हमारे पूरे जो इंडिया की पॉपुलेशन थी उसका 2/3 पार्ट क्या करता था बेटा उस टाइम पे, एग्रीकल्चर के अंदर इन्वॉल्व था, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखना, पूछूंगा मैं अभी आपसे क्लास के बाद, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है इंडिया वाज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट। देखो हैंडीक्राफ्ट होता क्या है, हैंडीक्राफ्ट ना ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फर्स्ट टर्म के लिए। पहली क्लास में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये ले लो, और आता ही आता है पेपर में, ठीक है। कहता है नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री एंजॉय हाई स्टैंडर्ड ऑफ अ क्राफ्टमैनशिप। बेटा हैंडीक्राफ्ट आपको यहाँ दिख भी रहा होगा, ये क्या कर रहा है, कोई भी ऐसी चीज जो हाथों से बनाई जाती है उसे क्या बोला जाता है बेटा, हैंडीक्राफ्ट बोला जाता है। आज मैं आपको बताता हूँ, आपके घरों में हो सकता है कारपेट बिछे हुए हों, है ना, किसी ना किसी के होंगे। कारपेट्स आज जो आप ला रहे हो ना सारे मशीन मेड है बेटा, उनकी वैल्यू होती है 10,000, 20,000, 15,000, 6,000, 5,000, अलग अलग रेट है। यही आप हैंडमेड कारपेट लेने चले जाओ कश्मीर से, ठीक है, आपको प्राइस पता है कितने हैं उसके, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक के कारपेट्स हैं। और रीजन हैंडमेड है, एम्ब्रॉयडरी वगैरह डिजाइनिंग सारी किससे होती है, हाथों से होती है। और वो इंडिया में इतने पॉपुलर नहीं है, लेकिन बाहर के देशों में जाओगे आप, आपने अक्षरधाम कौन कौन गया है, दिल्ली में रह के अक्षरधाम नहीं गए, बिजी बहुत हो भाई, चलो ठीक है। अक्षरधाम के अंदर आपने देखा सारा काम हो रहा है, उसको बनने में इतने साल क्यों लगे बेटा, सारी हाथों से करी गई कारीगरी है वो, उसे बोलते हैं हैंडीक्राफ्ट। और इंडिया से ज्यादा बेस्ट हैंडीक्राफ्ट आज भी वर्ल्ड में कहीं पे नहीं है, ठीक है। उसके लिए साउथ चले जाओगे, साउथ के जितने मंदिर हैं वो सारे हैंडीक्राफ्ट से ही बने हुए हैं। तो हैंडीक्राफ्ट क्या था बेटा, इंडिया पूरी दुनिया के अंदर हैंडीक्राफ्ट के लिए क्या था, बहुत ज्यादा मशहूर था, ठीक है। अब ये हो गया कब का, जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे नहीं थे। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप भी साथ में रिपीट करेंगे। जब ब्रिटिशर्स नहीं थे हमारी इकोनॉमी कैसी थी सर, प्रोस्पेरस, ठीक है। उसके बाद क्या थी, किस पे डिपेंडेंट थे हम, उसके बाद हमारा सबसे मोस्ट फेमस चीज क्या थी यहाँ पे, हैंडीक्राफ्ट। तो 3 चीजें पढ़ ली हमने उसके अंदर, ठीक है। अब आता है हाउ एवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। अब दूसरी स्टेज पे आ गए आपकी, अब रिश्तेदार आपके घर में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। सर हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आ गए तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सर ये हुआ हमारे यहाँ पे ब्रिटिश पॉलिसी ऑन इकोनॉमिक इंटरेस्ट, प्रोटेक्ट एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ अ ब्रिटेन। ब्रिटिशर्स जो थे ना बेटा, उन्होंने इंडिया में आके एक पॉलिसीज बनाई जिसका मेन मोटिव क्या था, अपने को बेनिफिट देना, प्रोटेक्ट एंड प्रमोशन ऑफ द इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ ब्रिटेन। यानी उन्होंने किसके फायदे के लिए पॉलिसीज बनाई, सिर्फ अपने फायदे के लिए बनाई। फीडर इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया टू द सप्लायर ऑफ अ रॉ मटेरियल एंड कंज्यूमर ऑफ अ फिनिश गुड्स ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्री। मैं आपको ना कुछ चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। और ये वाला जो पूरा का पूरा पॉइंट है फीडर इकोनॉमी, इसको स्टोर कर लेना दिमाग में, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया से बेटा पता हो क्या रहा था, एक्सपोर्ट सब समझते हो, इंडिया से माल दूसरी कंट्री में देना। इंपोर्ट का मतलब क्या हुआ, बाहर की कंट्री से इंडिया में आना, है ना।
तो ब्रिटिशर्स ना बहुत तेज थे, इन्होंने क्या करा, इनको पता था कि इंडिया के हालात ऐसे कि हमने इसके ऊपर कब्जा कर रखा है, यहाँ पे इंडस्ट्रीज तो है नहीं। इन्होंने क्या करा, जितना भी रॉ मटेरियल होता था हमारे देश में से, अब रॉ मटेरियल के ना एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, वो आपके नोट्स में भी आएगा, उसका नाम है बेटा यहाँ पे क्या, इंडिगो। इंडिगो होती क्या है बेटा, इसे बोलते हैं स्याही। कपड़े रंगने के लिए ना, जैसे आप बहुत सारे कलरफुल कपड़े पहन रहे हो, पहले कलरफुल इतने ज्यादा कपड़े नहीं होते थे, नील होता था, नील से क्या करते थे, कपड़े को रंगा जाता था, और वो सिर्फ प्रोड्यूस कहाँ पे होता था बेटा, इंडिया के अंदर होता था। तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, यहां से रॉ मटेरियल लेके गए किसके अंदर, चीप प्राइस। चीप प्राइस का मतलब सस्ते में। इस रॉ मटेरियल से अपने देश में जाके क्या बनाया, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स फिनिश प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे शर्ट्स बना दी, टी शर्ट्स बना दिए, क्लोथिंग बनाई। तो वहां से उन्होंने क्या करा, फिर हमें इंडिया को इंपोर्ट करना पड़ा क्या बेटा, फिनिश गुड्स। और वो किसमें करना पड़ा, हाई प्राइस में। तो इनकी स्ट्रेटेजी समझ आई क्या थी, कि भैया इंडिया से कच्चा माल तो ले जाओ कैसे, सस्ते दामों में, उसी कच्चे माल से क्या करो आप, फिर फिनिश प्रोडक्ट बनाओ और इंडिया में बेचो, लेकिन कैसे बेचो उसे, महंगे दामों में। तो इसीलिए इंडिया क्या जाता था, दोनों कंडीशन में लॉस में था, माल बेच रहा हूं तो कम में बेच रहा हूं, खरीद रहा हूं तो किसमें बेच रहा हूं, ज्यादा में। तो इंडिया क्या जा रहा था, लॉस में जा रहा था ड्यूरिंग अ ब्रिटिश रूल। समझ आई यहां तक। अगला कहता है, हाउ एवर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एवरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी वाज अफेक्टेड। कहता है जब ब्रिटिश रूल आया ना बेटा, ये कुछ सेक्टर है हमारी इकोनॉमी के, ध्यान से समझना सेक्टर्स। डेमोग्राफिक प्रोफाइल ना एक स्टडी होती है, देखो यहाँ पे ना आपको एक कंकाल दिख रहा होगा, कंकाल क्या है, जैसे इकोनॉमिक एक स्टडी है, मैथमेटिक एक स्टडी है, अकाउंटेंसी एक स्टडी है, उसी तरीके से ना डेमोग्राफी आपने 2 3 4 टर्म सुने होंगे। बर्थ रेट सुना है सबने, डेथ रेट सुना है, लिटरेसी रेट हो गया। तो बर्थ रेट और डेथ रेट की स्टडी जिसमें करी जाती है ना बेटा, उसे बोला जाता है क्या, डेमोग्राफिक प्रोफाइल। ये अभी डिटेल में हम पढ़ेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड। अब ये जो चारों पांचों नाम आप यहाँ पे देख रहे हो ना, ये आपके आने वाले चैप्टर्स भी हैं, इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं इंडियन इकोनॉमिक्स में, इन नामों से मिलेंगे अभी आपको आके, आप सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन पे चल रहे हो यहाँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे स्टेट ऑफ डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आपको यहाँ पे ये समझाया जाएगा, देखो हमारे कितने सेक्टर है बेटा, 5। पहला कौन सा है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, फॉरेन ट्रेड, ये तीनों चैप्टर भी हैं अभी आपके, तीसरा, चौथा और पांचवा, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर और डेमोग्राफिक प्रोफाइल, ठीक है। अब सबसे पहले आते हैं बेटा यहाँ पे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। ध्यान से सुनना बच्चे, अच्छा चैप्टर है, ठीक है, चैप्टर नहीं है मतलब एक टॉपिक है अभी आपके लिए। देखो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर में क्या लिखा है, नियरली 85% ऑफ द कंट्री पॉपुलेशन लिव्ड मोस्टली इन द विलेजेस एंड डिराइव लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द एग्रीकल्चर। मैंने अभी आपको बताया था क्या, 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है बेटा, हमारी एग्रीकल्चर पे। तो इनकम सोर्स भी कहां से कमाएगी, एग्रीकल्चर से। तो लगभग 85% जो पॉपुलेशन है वो पैसा कहां से कमाती थी बेटा, हमारा एग्रीकल्चर से कमाती थी। बट द एग्रीकल्चर सेक्टर वाज स्टेगनेंट। एक टर्म आया बेटा यहाँ पे क्या, स्टेगनेंट। यहाँ पे देखिए ये टर्म है स्टेगनेंट। स्टेगनेंट का मतलब क्या होता है, स्टेगनेंट का मतलब बेटा होता है कांस्टेंट। कि जो हमारा एग्रीकल्चर था ना बेटा, जब हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स आए तो हमारा एग्रीकल्चर क्या हो गया, एक तरीके से रुक गया था। उसके रीजंस अभी आप पढ़ोगे। कहता है ड्यूरिंग द प्री ब्रिटिश पीरियड द कंडीशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर वाज नॉट एट ऑल सेटिस्फैक्टरी। ब्रिटिशर्स के आने से पहले भी बहुत अच्छा नहीं था एग्रीकल्चर, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद क्या हो गया, ये और ज्यादा खराब हो गया था। देखिए स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये 3 चीजें आएंगी, एक एक करके अभी समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। इसके अंदर सबसे पहले आता है सर हमारे पास लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसको समझने से पहले ना एक चार्ट बना के बता रहा हूं मैं आपको, उसको ध्यान से समझना, फिर हम इसको पढ़ेंगे। हमें ना बेटा रटना नहीं है चीजों को, हमें समझना है कि पहले किस तरीके से क्या चीजें बनेंगी यहाँ पे। देखिए लैंड रिवेन्यू सिस्टम, जमींदारी सिस्टम, किस किस को पता है, थोड़ा बहुत कभी पढ़ा हो आपने सिविक्स में कहीं पे, पता है जमींदारी सिस्टम कुछ होता था, बताओ बेटा। एक तो ना झेपना नहीं है, बोलो जो आ रहा है, गलत सही दो ही चीजें होती हैं, तो सही होगा या गलत होगा। तो आपने बोलना है जो भी आपको पता है उसके बारे में, पता है बेटा, बताओ। बिल्कुल ठीक है, एक सही पॉइंट बोला है आपने, बिल्कुल। और कोई, ठीक है, ऐसे जबरदस्ती उनसे काम कराया जाता था, बिल्कुल ठीक। और
गलत बोलो सही बोलो, बात की बात है। कम वेजेस देते थे, ठीक है, चलो। क्या? रेंट ज्यादा मांगते थे, बिल्कुल। कुछ कुछ पॉइंट्स देखो ऐसे हैं बेटा जो ना आपको भी पता होंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता, बस आप बोलने से डरते हो। अब जो मैं आपको बता रहा हूं ना, इससे ये पूरा का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा चार्ट के अंदर, बहुत ध्यान से सुनना। एक्चुअल में क्या हुआ बेटा, देखो यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर राज किसका था उस टाइम पे? सर राज था हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स का, है ना। इंडिया के अंदर आज भी आप प्रेजेंट में बताओ, ब्रिटिशर्स भूल जाओ, आज भी सबसे तगड़ा लालच किस चीज का इंडिया में? पैसे का नहीं, जमीन का भी नहीं, पॉपुलैरिटी का भी नहीं, बिल्कुल ठीक, पावर का। देख रहे हो मोदी जी योगी जी ये क्या कर रहे हैं, इनको पैसे की कमी है क्या? अमित शाह आए थे मंडोली रोड, देखा था, तो वहां पैसा थोड़ी था, वहां पावर दिख रही थी भाई। तो ये किसके लिए काम कर रहे हैं? ये पॉलिटिशियंस इसके लिए काम नहीं करते। बिजनेसमैन के पास भी, अंबानी के पास क्या है? पैसा तो बहुत सारे लोगों पे है ना, लेकिन पावर उसके पास अलग से दिखती है ना, कि हाँ एक पावर लेके बैठा है। तो इंडिया के अंदर ना ब्रिटिशर्स को ये पता चल गया था यहाँ के लोग ना पावर के बड़े दीवाने हैं, तो इन्होंने ना एक गेम खेला। इन्होंने क्या करा, कुछ रईस जमींदारों को उठाया, इन्होंने क्या करा हम बेटा यहाँ पे बात कर रहे थे किसकी? लैंड रिवेन्यू सिस्टम की। मैंने अभी आपको क्या बताया कि बेटा हमारे यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स थे, उनको यहाँ पे एक चीज समझ आ गई कि भैया इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा जो लोगों को भूख है ना वो किसकी है। तो इन्होंने ना कुछ पैसे वाले लोग ढूंढे और उनको ना एक पोजीशन दे दी जिसका नाम क्या था? जमींदार। जमींदार कौन होते थे? ब्रिटिशर्स ने उन्हें कहा कि भैया आप कौन हो? एक तरीके से ओनर ऑफ, जबकि बेवकूफ बनाया इन्होंने ना इनको क्या कहा कि आप ना हमसे जमीन ले लो रेंट पे। सपोज करो एक एग्जांपल के तौर पे इनको इन्होंने 100 गज जमीन दी बेटा, कितने पे? 500 रुपए के रेंट पे दे दी, ठीक है। 500 रुपए कौन ले रहा है? जमींदारों से ब्रिटिशर्स ले रहे हैं कि हमने आपको रेंट पे दे दी। और जमींदारों को आगे पावर क्या दे दी कि आप किसानों से ना आप जितना मर्जी रेंट चार्ज कर सकते हो, क्योंकि हमने आपको अथॉरिटी दे दिया, आप इस जमीन के क्या हो? मालिक हो। तो जमींदारों ने क्या करा बेटा, आगे कौन आए इसके बाद? फार्मर्स। इनको ये 500 रुपए देते थे और फार्मर से इन्होंने कितना चार्ज करना स्टार्ट कर दिया? 2000 रुपए। तो क्या हुआ, इसके अंदर नुकसान किसका हो रहा है? फार्मर्स का, ब्रिटिशर्स का, या जमींदारों का? फार्मर्स का हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर ब्रिटिशर्स से इनको कम रेंट पे मिली, लेकिन इन्होंने क्या करा, आगे फार्मर्स से क्या लिया? बहुत ज्यादा तेज रेंट लिया। लेकिन फार्मर्स क्या होते थे बेटा उस टाइम पे? गरीब होते थे, उनके पास पैसा देने के लिए नहीं था, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम हुई। देखो क्या लिखा है, जमींदार एक्सप्लॉइट द कल्टीवेटर्स टू द मैक्सिमम बाय इंपोजिंग अ लगान। लगान रेंट, मूवी भी आई हुई है, देख लेना जब टाइम मिले, ठीक है। डेट्स फॉर डिपॉजिटिंग स्पेसिफाइड सम ऑफ द रेवेन्यू वर फिक्स्ड, फेलिंग लीड टू लॉस देयर राइट। ये क्या करते थे, उनको बोलते थे कि भैया एक फिक्स डेट है, आपको रेंट जमा कराना है, अगर आपने जमा नहीं कराया तो ये जमीन क्या हो जाएगी? हमारी हो जाएगी, या इसके ऊपर जितनी भी फसल आपने उगाई है वो फसल भी किसकी हो जाएगी? हमारी हो जाएगी। Profit accruing out of the agriculture sector went to the zamindar instead to the cultivator, and they did nothing to improve the condition of agriculture. अब हुआ क्या बेटा, देखो अल्टीमेटली हुआ पता है क्या? सिंपल सा समझ लो इसको। सर ब्रिटिशर्स ने जमींदारों को ओनरशिप दी, जमींदारों ने क्या किया? फार्मर्स से बहुत ज्यादा रेंट चार्ज किया। फार्मर्स क्या होते थे सर? बहुत ज्यादा गरीब थे, उनके पास रेंट देने के लिए नहीं होता था, तो उसके बदले में वो क्या देते थे? जो वो उगाते थे वो सारा का सारा किसको दे देते थे बेटा? फिर जाके जमींदारों को। तो इन द एंड फार्मर के हाथ कुछ भी नहीं आता था, ना उसको प्रॉफिट मिलता था, ना उसे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मिलता था। तो लगातार फार्मर किसमें जा रहा था बेटा? आपका घाटे में जा रहा था, ठीक है। इसके बाद फोर्स कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। देखो फोर्स कमर्शलाइजेशन होता क्या है, इसके लिए ना मेरे को 2 पॉइंट समझने हैं। सबसे पहले सर एक होती है हमारी क्या? फूड क्रॉप, और एक होती थी सर हमारी कैश क्रॉप। दोनों में डिफरेंस क्या है सर? फूड क्रॉप का मतलब होता है बेटा वो क्रॉप्स जैसे राइस वगैरह खाने पीने के जो काम आती हैं। तो इंडिया का जो फार्मर था ना वो किसको उगाता था सबसे ज्यादा? फूड क्रॉप्स को। कैश क्रॉप्स वो होती हैं जो मार्केट में बेचे जाने के लिए काम आती है, जैसे कि क्या आता है? जूट हो गया आपका, रबर हो गई। अब जो ब्रिटिशर्स आए थे वो प्रॉपर इंडिया में क्या करने आए थे बेटा? बिजनेस करने आए थे। तो उन्होंने क्या करा? फोर्स कमर्शलाइजेशन का मतलब है कि उन्होंने हमारे यहाँ के किसानों को फोर्स करा कि आप फूड क्रॉप से किस में कन्वर्ट करो अपने प्रोडक्शन को? कैश क्रॉप में।
ठीक है, तो देखो यही लिखा है, ब्रिटिश ट्रांसफॉर इंडियन एग्रीकल्चर इनटू अ रॉ मटेरियल फॉर देयर इंडस्ट्री, दे फोर्स द कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन विच दे एनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ कैश क्रॉप्स इंस्टीड ऑफ अ फूड क्रॉप। इन्होंने कैश क्रॉप की जगह किसका प्रोडक्शन कराया, सॉरी फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप का। ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फूड क्रॉप्स कंट्री हैड सफर्ड अ फ्रीक्वेंट फेमाइंस। फेमाइंस का मतलब होता है बेटा भुखमरी। ठीक है, आपने देखा भी होगा, पुरानी मूवीज वगैरह देखो तो इंडिया में टाइम टू टाइम क्या आती रहती थी, फेमाइंस आती रहती थी, भूख के कारण लोग मर जाते थे, न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती थी। ठीक है, तो इसका रीजन क्या था, ये जो कमर्शियलाइजेशन ऑफ क्रॉप हुआ था आपका। इसके बाद लो लेवल ऑफ अ प्रोडक्टिविटी। देखो इंडिया का ना एग्रीकल्चर बेटा हमेशा जो प्रोडक्टिविटी जो रही है यहाँ पे कम रही है। इसके लिए मैं आपसे एक टर्म पूछूंगा, वो आप मेरे को बताएंगे अभी, अगर आपको पता है तो। यहाँ पे एक टर्म लिखा है प्रोडक्टिविटी, इसी का बेटा एक सिमिलर टर्म होता है क्या, प्रोडक्शन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी? क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर। चलो सुनो, प्रोडक्शन का मतलब है बेटा, आप जितने भी बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हो, मैं मानता हूं कि आप इकोनॉमिक्स की फर्स्ट क्लास ले रहे हो और मेरे अकॉर्डिंगली आप सारे के सारे 100 स्कोर कर सकते हो। वो बताया क्या आपकी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है पर हेक्टेयर ऑफ लैंड पे आप मैक्सिमम कितना प्रोड्यूस कर सकते हो, वो क्या है उसकी प्रोडक्टिविटी है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है, आप में से किसी ने 70 स्कोर करा, किसी ने 80 स्कोर करा, किसी ने 90 स्कोर करा, वो आपका क्या हुआ बेटा, यहाँ पे प्रोडक्शन हुआ। यानी प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ मैक्सिमम आउटपुट जो आप निकाल सकते थे उस जमीन से। प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ, जो एक्चुअल आउटपुट आपने उस जमीन से निकाला। कहते हैं इंडिया के अंदर जो प्रोडक्टिविटी लेवल था वो क्या था बेटा, बहुत ही कम था। उसके रीजंस क्या थे, इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर पूरे तरीके से किस पे डिपेंडेंट था बेटा, रेनफॉल पे, क्योंकि यहाँ पे सिंचाई के साधन नहीं थे, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं होती थी। नो मीन्स ऑफ इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर, और उस टाइम पे एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करने से ना लोगों को प्रॉफिट नहीं मिलता था, इसलिए कोई भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहता था। लो लेवल ऑफ अ टेक्नोलॉजी, इंडिया के अंदर टेक्नोलॉजी आज भी बहुत ज्यादा एडवांस नहीं है, किसके लिए, एग्रीकल्चर के लिए। लैक ऑफ सिंचाई के साधन क्या थे बेटा, कम थे। नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर, यानी यहाँ पे जो खाद वगैरह होती है ना, अच्छी खाद बीज वगैरह, वो भी प्रॉपर तरीके से इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे जो प्रोडक्टिविटी हो रही थी वो क्या हो रही थी बेटा, बहुत कम होती थी। क्लियर है यहां तक? अब आता है बेटा इंडस्ट्री किस तरीके से चल रही थी इंडिया के अंदर। कहता है इंडिया कुड नॉट डेवलप अ साउंड इंडस्ट्रियल बेस अंडर द ब्रिटिश रूल एंड वाज इन अ पुअर स्टेट। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। कहता है इंडिया के अंदर ना जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो बहुत ही पिछड़ा हुआ था जब ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे आए। आप ये मानो कि बेटा उस टाइम पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया की एक लौती प्राइवेट कंपनी जो होती थी, ठीक है, वो थी 1921 के अंदर एक लौती कंपनी थी जिसका नाम था क्या, टाटा। ठीक है, जमशेद जी टाटा ने इंडिया के अंदर लगाई थी। सबसे पुराने बिलियनियर्स जो है ना इंडिया के, वो टाटा ही हैं। जैसे आज कहते हैं ना तुम अंबानी लग रहे हो, अगर आप 20 साल पीछे जाओगे तो सबके मुंह पे ये होता था, अगर कोई रईस होता ना, हाँ बड़ा टाटा लग रहा है ना तू, बड़ा टाटा। क्यों, टाटा क्या होते थे, सबसे रिचेस्ट पर्सन थे इंडिया के, और रहे भी एंड तक भी, और अब भी हैं खैर। ठीक है, तो बेसिकली सबसे पुरानी जो इंडस्ट्री इंडिया के अंदर और अंग्रेजों के टाइम की इंडस्ट्री है वो कौन सी थी, सिर्फ यहाँ पे टाटा की थी, और कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री इंडिया के अंदर उस टाइम पे वर्क नहीं कर रही थी। ठीक, अब देखो इस बार की बेटा जो मैंने ये प्रॉपर तैयार कर रहा हूं ना, ये इस तरीके से कर रहा हूं कि आपको याद करने में इजी रहे। कैसे, मैं समझाता हूं। मैंने बताया अभी भी हो सकता है कि 50% बच्चों को बोरियस सी लग रही है, और क्या है हिस्ट्री सी पढ़ रहे हैं, और ये चैप्टर्स है ऐसे, लेकिन 3 चैप्टर्स ऐसे हैं, चौथे के बाद बिल्कुल मजे में है सारे चैप्टर, मतलब इंटरेस्ट आएगा आपको बहुत ज्यादा वाला। ठीक है, स्टेट ऑफ इंडस्ट्री ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो सर हमें ना याद करने में दिक्कत आएगी, याद कैसे करें, उसकी ना मैंने बहुत चीजें बनाई है। देखो यहाँ पे एक टर्म लिखा है, क्या है वो, लाइट। तो आपको ना ये शॉर्ट फॉर्म्स याद करनी है सारी की सारी। लाइट के अंदर सबसे पहला क्या है बेटा, लो कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू जीडीपी। देखो बेटा यहाँ पे ना कुछ कुछ टर्म्स हम पढ़ते चले जाएंगे, ध्यान से समझना इसको। एक टर्म आता है बेटा मेरा यहाँ पे, क्या, जीडीपी। जीडीपी का मतलब होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी अपने इंडिया की टेरिटरी के अंदर जितना भी गुड्स आप प्रोड्यूस करते हो उसको क्या बोला जाता है, यहाँ का जीडीपी बोला जाता है। कहता है कि हमारे यहाँ का जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, यहाँ पे कितने सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी में, 3 सर, एक प्राइमरी, ठीक है जी। अब इसके अंदर भी बेटा कंडीशंस क्या होती हैं सर, प्राइमरी स्टैंड्स फॉर एग्रीकल्चर, सेकेंडरी स्टैंड्स फॉर इंडस्ट्रीज, टर्शरी स्टैंड्स फॉर सर्विसेज, है ना।
अभी हम बात कर रहे हैं कि जब ब्रिटिशर्स का हमारे यहाँ पे रूल था या जब हम आजाद हुए थे उस टाइम की बात चल रही है। तो बेटा लगभग पूरी जीडीपी का 80% के करीब हिस्सा जो आता था वो कहां से आता था? हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर से। यानी सब कुछ किस पे डिपेंडेंट था? एग्रीकल्चर के ऊपर, मैंने अभी बताया आपको। दूसरा जो हिस्सा आता था 10-1% या 15% हिस्सा वो आता था किससे? इंडस्ट्रीज से। और तीसरा हिस्सा आता था किससे बेटा? 5% के करीब सर्विसेज से। मेरा क्वेश्चन आप सबसे ये है कि ऐसा क्यों होता था कि सर्विस सेक्टर से सिर्फ 5% आता था? और प्रैक्टिकल है, कोई भी बता सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या बेटा? सर पहले ट्रांसपोर्टेशन नहीं था तो एक सर्विस खत्म कर दो, ट्रांसपोर्टेशन। और टेक्नोलॉजी की कमी, बैंकिंग। सर पहले फाइनेंस ही नहीं था भैया, अभी तो बार्टर सिस्टम बढ़ना बाकी है, इकोनॉमिक्स में बढ़ोगे। सर पैसा ही नहीं होता था, चीजों के बदलों में चीजों का लेन देन होता था, बैंकिंग सिस्टम नहीं था, यानी एक सेक्टर और खत्म हो गया सर्विस का। और ठीक है, और एक कम्युनिकेशन बेटा जो सबसे ज्यादा आप यूज करते हो, ना फोन थे ना इंटरनेट था, कुछ नहीं था, वो सर्विस सेक्टर खत्म था। यानी सर जब चीजें ही नहीं थी तो सर्विस किसकी देते आप? है ना? तो सर्विस थी नहीं, इसीलिए क्या होता था बेटा? 5% सिर्फ क्या होता था जीडीपी में सर्विस सेक्टर का था। और आप यकीन मानो बेटा 2025 में जी रहे हो ना आप, सब कुछ चेंज हो चुका है। सबसे नंबर 1 पे सर्विस सेक्टर है आज की डेट में। 70-80% जीडीपी और नेशनल इनकम का आई सर्विस सेक्टर से रहा है, क्योंकि सब कुछ किस पे डिपेंडेंट है? एग्रीकल्चर पूरा का पूरा सर्विस डिपार्टमेंट पे है। ये हो गया इंडस्ट्रीज, ये भी किसके ऊपर डिपेंड है? सारी की सारी सर्विसेज के ऊपर डिपेंड हो गई है। तो सर्विस नंबर 1 पे जा चुका है आज की डेट में। ठीक है, दूसरा आता है इनएडिक्वेट रोल ऑफ अ, पहले जिनको पब्लिक सेक्टर नहीं पता बेटा, पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट सेक्टर। जब हमें देश को आजादी मिली ना तो बेटा हमारी गवर्नमेंट की कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसके पास इतना पैसा नहीं था कि वो इंडस्ट्रीज के ऊपर लगा सके, और उसको लगता था रिस्की है। देखो पहले के टाइम में ना पैसा नहीं होता था लोगों के पास, तो इंडस्ट्रीज गुड्स भी इतने बिकते नहीं थे। आज की डेट में तो देखो क्या हो गया है, आप कोई भी चीज लॉन्च कर दो, बिकेगी नहीं बिकेगी? अच्छी हो बुरी हो, बिकती है ना? क्यों? क्योंकि आज का टाइम अलग है और आजादी के बाद का टाइम क्या था बेटा? अलग था, लोगों के पास पैसा इतना नहीं होता था। फिर आता है गॉड शॉर्टेज ऑफ अ कैपिटल गुड इंडस्ट्री। ये ना एक टर्म आया बेटा, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड इंडस्ट्री वो होती है बेटा जो क्या बनाती है? मशीन्स। तो इंडिया के अंदर बेटा कोई भी एक सिंगल ऐसी इंडस्ट्री नहीं थी जो कि कैपिटल गुड्स इंडिया के अंदर बनाती हो, मशीन्स बनाती हो। देखो आपने सुना होगा, मैं आपको बताता हूं, सचिन तेंदुलकर सर को सारे जानते होंगे, ऑब्वियस सी बात है। उनको ना एक मैच चल रहा था फॉरेन कंट्री के अंदर, उन्होंने क्या करा? सेंचुरी मारी। उस टाइम का पता नहीं हेनरी क्या नाम था उसका, बहुत फेमस क्रिकेटर होता था, उसने सचिन सर को क्या करी? फरारी गिफ्ट करी। और इंडिया में फरारी का चलन नहीं था उस टाइम पे, इंडिया आती नहीं थी फरारी, फरारी बहुत ही अलग ब्रांड था। उस टाइम पे ये बताया जाता है कि गाड़ी गिफ्ट मिली है, सचिन सर ने क्या करा? सिर्फ उसे वहां से इंडिया मंगाने के लिए 35 लाख रुपए भरे थे। सिर्फ टैक्स लगा था उस गाड़ी को वहां से यहाँ शिफ्ट करवाने के लिए, और 35 लाख बात कर रहा हूं मैं आज से 30 साल पहले की। तो सोचो क्या अमाउंट रहा होगा 35 लाख रुपए का। क्यों? क्योंकि सर हमारे यहाँ पे ना कैपिटल गुड इंडस्ट्री नहीं होती थी। और आज इंडिया में कोई ऐसी चीज है जो नहीं बन रही? सब कुछ यही बन रहा है। एप्पल की कंपनी यहाँ आ गई। देखो नॉलेज गेन करो बेटा, टेस्ला को सब जानते हो, कौन है मालिक उसका? एलोन मस्क। आपको पता है मोदी जी और उसकी आपस में ट्यूनिंग कैसी है इस टाइम पे? अच्छी है बुरी? अगर इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो ये सब पता होना चाहिए आपको। अच्छी है बुरी है? बुरी है क्यों? बिल्कुल। एक्चुअल में कंडीशन क्या हुई, उसने टेस्ला ना हमारे यहाँ पे कब का आ चुका होता। टेस्ला ने कहा कि मैं इंडिया के अंदर, देखो इंडिया ना वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मार्केट है आफ्टर चाइना, लेकिन चाइना इसलिए बड़ी मार्केट नहीं है क्योंकि बेटा वो खुद इतने सस्ते में बनाने थे कि उनको कम्पीट ही नहीं कर सकते आप। तो बेचने के लिए बचा कौन? भारत। तो सबको कहाँ पे बेचना है? आके इंडिया में बेचना है। टेस्ला ने कहा कि मैं अपनी गाड़ियों और फोन इंडिया में बेचना चाहता हूँ, तो मोदी ने कहा मोस्ट वेलकम है, लेकिन आपको प्रोडक्शन भी कहाँ पे करना पड़ेगा? आके इंडिया में। उसने कहा नहीं, प्रोडक्शन मैं वहीं बैठ के करूंगा। तो कह रहे सॉरी हम आपका माल आने नहीं देंगे यहाँ पे। पूरा का पूरा स्टॉक रुकवा दिया था वहीं पे, इसलिए टेस्ला आज तक इंडिया नहीं आ पाया। ठीक है, लेकिन अब वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरे को इंडिया आने दो, क्योंकि उसे पता है भैया इंडिया एक इतना बड़ा बाजार है ना। देखो बेटा एप्पल का प्रोडक्शन बताते हैं यूएस में सबसे ज्यादा होता है, लेकिन बिकने की बारी जब आती है ना, बिकता कहाँ पे सबसे ज्यादा? आगे इंडिया में बिकता है। कोई भी चीज उठा लो दुनिया की, बिकेगी कहाँ पे? इंडिया में बिकेगी सबसे आगे।